चलो हम पढ़ रहे थे रियल एस्टेट रेगुलेशन एंड डेवलपमेंट एक्ट, जो कब आया है 2016 में। सबसे पहले हमने इसकी इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चन देखा था जो हमें बहुत बार आया है, ऑब्जेक्ट्स एंड रीजंस क्या है एक्ट के आने के। ठीक है, तो बच्चों क्या रीजंस है? पहली बात, अलॉटीज की अकाउंटेबिलिटी और उनके साथ फेयर प्ले हो। दूसरा, ट्रांसपेरेंसी और ये प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ अलॉटीज। फिर प्रोफेशनलिज्म होगी और पैन इंडिया स्टैंडर्डाइजेशन होगा क्योंकि हर चीज वेबसाइट पे आ गई है। और उसके बाद स्टैब्लिश ऑफ सिमेट्री ऑफ इंफॉर्मेशन बिटवीन अलॉटीज एंड प्रमोटर्स, इम्पोजिंग सर्टेन रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑन बोथ प्रमोटर एंड अलॉटीज। ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज का पूरा पॉइंट है, हम आगे देखेंगे कि क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है एक प्रमोटर की। फिर फास्ट ट्रैक डिस्प्यूट रेजोल्यूशन, ओवरनाइट एक रेगुलेटरी स्टैब्लिश कर दिए इन्होंने। ठीक है, और प्रमोट गुड गवर्नेंस। ये है ऑब्जेक्ट्स एंड रीजंस कि एक्ट क्यों आया है। फिर एक है सेलिएंट फीचर्स कि एक्ट के सेलिएंट फीचर्स क्या है, क्या क्या एक्ट कर सकता है, एक्ट के अंदर क्या क्या बताया हुआ है। तो सबसे पहले रेरा बताया, एक अथॉरिटी दी है उन्होंने रियल एस्टेट की, रेगुलेटरी अथॉरिटी। ठीक है, रियल एस्टेट सेक्टर के लिए। फिर दूसरा है कि इंश्योर करना है कि जितने भी प्लॉट्स, अपार्टमेंट्स, लैंड इनकी सेल हो रही है वो हमेशा एफिशिएंट और ट्रांसपेरेंट मैनर में ही हो। फिर इंश्योर प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ कंज्यूमर्स। फिर हमने देखा कि एक स्पीडी डिस्प्यूट रेड्रेसल उन्होंने बनाया हुआ है जिससे कोई भी डिस्प्यूट होगा तो फटाफट वो रिजॉल्व हो जाएगा, उसके लिए उन्होंने रेरा बनाया है। और फिर हमने देखा ट्रांजैक्शंस बिटवीन बायर्स और प्रमोटर्स को रेगुलेट करेगा। फिर एस्टैब्लिश स्टेट लेवल रेगुलेटरी अथॉरिटी, सेंट्रल लेवल पे नहीं, हर स्टेट पे आपको हमने एक रेरा प्रोवाइड कर दिया है। रेसिडेंशियल रियल एस्टेट विद सम एक्सेप्शन नीड टू बी रजिस्टर्ड विद रेरा। फिर सबको रजिस्ट्रेशन कराना है, प्रमोटर्स को भी रजिस्ट्रेशन कराना है, रियल एस्टेट एजेंट्स को भी रजिस्ट्रेशन कराना है। रजिस्ट्रेशन ऑफ द प्रोजेक्ट मस्ट अपलोड द डिटेल्स इन द website. फिर these include site layout plan, schedule for completion of real estate projects. Amount collected from the buyers for a project be maintained in a separate bank account. और legal representation, company secretary, chartered accountants, legal practitioners, ये लोग cost account ये लोग कर सकते हैं। और stringent पेनाल्टी लगेगी। ये हमने देखा था सेलियंट फीचर्स, इन्हीं इन्हीं एक एक पॉइंट को उन्होंने डिटेल में आगे डिस्क्राइब किया है। फिर एडवांटेज हमें पता है कि एफडीआई इंक्रीज होता है इसके आने से, कस्टमर मैनेजमेंट प्रॉपर होता है, टाइमली कंप्लीशन हो जाएगा रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स का, प्रोजेक्ट प्लानिंग रहेगी, ट्रांसपेरेंसी रहेगी और रिडक्शन इन लिटिगेशन दूंगा। फिर बच्चे हमने कुछ डेफिनेशंस देखी थी जिसमें कारपेट एरिया बोलता है एंटायर एरिया ऑफ फ्लोर एरिया, नेट फ्लोर एरिया एक्सेप्ट balcony, verandas, एक्सटर्नल एरिया, ओपन टेरेस और एक्सटर्नल वॉल्स। ठीक है, अब और इसमें इंक्लूड होते हैं इंटरनल वॉल्स एंड पार्टीशंस। फिर हमने देखे तीन टाइप के सर्टिफिकेट, कमेंसमेंट, ऑक्यूपेंसी और कंप्लीशन सर्टिफिकेट। कमेंसमेंट सर्टिफिकेट कि अब आप बिल्डिंग पे काम करना या लैंड पे काम करना स्टार्ट कर सकते हो। कंप्लीशन कि हाँ अब आपका पूरा काम कंप्लीट हो गया। ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट जब भी कोई फ्लैट वाला बंदा जिस जो ओन करता है वो लेने जाएगा तो वो पोजेशन लेने के लिए उसको क्या चाहिए? ऑक्यूपेंसी। तो पोजेशन लेने के लिए उसे ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट चाहिए। फिर हमने एक और क्वेश्चन देखा था कि अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट क्या होती है। स्टेट के लिए स्टेट गवर्नमेंट, यूनियन टेरिटरी के लिए विदाउट ए सेंट्रल गवर्नमेंट। यूनियन टेरिटरी ऑफ पुडुचेरी तो पुडुचेरी का, और दिल्ली का मिनिस्ट्री ऑफ अर्बन। कहाँ पे? एक्सटर्नल और इंटरनल डेवलपमेंट कुछ नहीं है उसमें। इंटरनल यार जब आपकी बिल्डिंग बन रही है तो आपको तब भी ध्यान रखना है कि आप अंदर क्या बना रहे हो। ठीक है, और एक्सटर्नल में कि बाहर जो बिल्डिंग जो आपका स्ट्रक्चर एरिया, द एक्सटर्नल एरिया, उसके लिए आप क्या कवर कर रहे हो। जैसे इसमें दिया है इंटरनल डेवलपमेंट मीन्स रोड, पाथ, वाटर सप्लाई, सीवर्स, ड्रेन्स, पार्क, ट्री प्लांटिंग, स्ट्रीट लाइटिंग। आप जिस एरिया में बाय कर रहे हो उस सोसाइटी में उस लैंड के आसपास क्या है वो एक्सटर्नल एरिया हो गया ना। जो बाहर का आपका स्ट्रक्चर है, बाहर भाई आप पूल भी प्रोवाइड कर रहे हो, जिम भी प्रोवाइड कर रहे हो, प्ले एरिया भी प्रोवाइड कर रहे हो, एक गार्डन भी प्रोवाइड कर रहे हो जहाँ पे आपके ट्रीज है, वो हो गया इंटरनल डेवलपमेंट वर्क्स। ठीक है, अब एक्सटर्नल कहाँ है? includes roads, road system, landscaping, water supply, sewage, drainage, electricity, substation, solid waste disposal which may have to be executed
इन द फेरी एंड आउटसाइड अ प्रोजेक्ट फॉर इट्स बेनिफिट टू बी में प्रोवाइडेड, ये एक्सटर्नल हो गया। और इसमें लिखा है कि ये सच एज एजुकेशनल, हेल्थ एंड अदर पब्लिक एमेनिटीज ऑफ द वर्क इन अ प्रोजेक्ट फॉर इट्स बेनिफिट एज पर द सैंक्शन प्लान। सेम चीज बताई हुई है उन्होंने, इंटरनल और एक्सटर्नल। मतलब आगे हम जहां पे भी वर्ड यूज करेंगे इंटरनल डेवलपमेंट वर्स और एक्सटर्नल, तो एक्सटर्नल में बस वो कवर कर रहे हैं कि वो वाले रोड्स, वो वाला एरिया जो जस्ट आपके सोसाइटी के बाहर है, और इंटरनल इंटरनल ही है, बिल्डिंग आपकी बिल्डिंग है उसके एरिया में जो कवर होता है वो सब। तो ट्री प्लांटेशन रोड का वो कवर नहीं कर रहे हैं, पर वो एरिया भी जहां से ऊपर जाओगे फ्लैट, वो रोड भी, वो सब आपका मेंटेन्ड होता है इंटरनल डेवलपमेंट वर्क्स। फिर हमने बच्चे प्रमोटर की डेफिनेशन देखी थी। प्रमोटर में पहली बात हमने देखी थी, कोई भी पर्सन जो कंस्ट्रक्ट करता है या बिल्डिंग लैंड और बिल्डिंग बेचने की बात करता है, तो पर्पस क्या है, सेल। ठीक है। फिर हमने देखा था कि डेवलपमेंट अथॉरिटी अपार्टमेंट्स और प्लॉट सेल करने की या लैंड सेल करने की बात करेगी। फिर हमने देखा था स्टेट लेवल कोऑपरेटिव हाउसिंग फाइनेंस सोसाइटी, अगर वो ये बात करने की करेगी कि मेरे को प्लॉट लैंड ये सब सेल करना है, तो वो भी प्रमोटर में कवर हो जाएंगे। फिर कोई अदर पर्सन जो अपने आप को बिल्डर, कंस्ट्रक्टर या फिर कॉन्ट्रैक्टर, कॉलोनाइजर ये सब बोलता है, तो वो भी कहाँ कवर हो जाते हैं, प्रमोटर में। और एनी अदर पर्सन कभी भी बिल्डिंग सेल करने की बात करेगा या कोई प्लॉट या कोई घर, तो वो कहाँ कवर हो जाएगा, प्रमोटर। फिर हमने देखा रियल एस्टेट एजेंट, प्रमोटर, और जो भी आपका लैंड है उन सबका आपको क्या कराना है, प्रोजेक्ट है जो भी आपका, रजिस्ट्रेशन कराने के लिए आपको एप्लीकेशन फॉर्म भरना पड़ता है। ठीक है। अब ऐसे कौन से दो प्रोजेक्ट्स है जिनका रजिस्ट्रेशन कराने की जरूरत नहीं है, एक होता है 500 स्क्वायर मीटर तक का और 8 अपार्टमेंट, इन लोगों को आपको रजिस्ट्रेशन कराने की जरूरत नहीं है। फिर हमने एक्सटेंशन देखा है। एक्सटेंशन लास्ट हमने पढ़ा था, एक्सटेंशन कि अगर आपके प्रोजेक्ट में कोई फोर्स मेजर हो रहा हो, यानी एक्ट ऑफ गॉड, कोई वॉर हो गया हो, कोई नेचुरल कैलामिटी आ गई हो, तो आपको एक्सटेंशन मिल सकता है। अब आ जाते हैं रिवोकेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन। ये सब ना बहुत इजी लैंग्वेज में दिया है, मैं बताती जा रही हूँ, तुम पढ़ते जाना। ठीक है। देखो बच्चे, पढ़ लिया है तो मैं जिन्होंने नहीं पढ़ा है उनको बता देती हूँ, क्योंकि सब नहीं पढ़ के आएंगे मेरे को पता है। ठीक है। किसने नहीं पढ़ा है, दिखाओ। रिवोकेशन पढ़ा है, तुमने भी पढ़ लिया। नहीं पढ़ा ना, ठीक है, मैं बता रही हूँ। जब आप लोग ने रजिस्ट्रेशन कराया है, तो जो अथॉरिटी है, जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी जो आपको रजिस्ट्रेशन देती है, वो आपसे रिवोक भी कर सकती है। कब कब रिवोक कर सकती है, बहुत सिंपल है। जब प्रमोटर ने कोई डिफॉल्ट किया तो वर्ड मार्क करो डिफॉल्ट। ठीक है। उसके बाद प्रमोटर वायलेट्स एनी टर्म्स एंड कंडीशंस एंड अप्रूवल गिवन बाय कॉम्पिटेंट अथॉरिटी ने कोई अप्रूवल देते टाइम कोई टर्म्स एंड कंडीशंस फॉलो करने बोली थी, उसको आपने वायलेट किया है। प्रमोटर इज इन्वॉल्व इन एनी अनफेयर प्रैक्टिस, हमने बहुत बार पढ़ा अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस, यहाँ पे बताया अनफेयर प्रैक्टिस। भाई अनफेयर प्रैक्टिस क्या होता है, उसका मतलब होता है कभी भी कोई अनफेयर मेथड यूज किया हो या कोई बात छुपाने की, डिसीव करने की कोशिश करो आप अलॉटी को कहीं ना कहीं, तो वो हो जाता है अनफेयर प्रैक्टिस। उसमें आ जाता है कि आपने कोई फॉल्सली रिप्रेजेंट किया है कि हम तो आपको ये वाली सर्विस देंगे, आप आ जाओ, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, आपको तो मेड्स भी मिलेगी, पर आपने ऐसा कुछ नहीं किया, तो ये अनफेयर प्रैक्टिस। रिप्रेजेंट दैट द प्रमोटर हैज अप्रूवल एंड affiliation with such promoter has does not have, जब आपने झूठा कोई सर्टिफिकेट दिखा दिया उसको, कमेंसमेंट सर्टिफिकेट या कंप्लीशन सर्टिफिकेट, जबकि एक्चुअल में आपको कॉम्पिटेंट अथॉरिटी से कोई अप्रूवल नहीं थी। मेक्स अ फॉल्स मिसलीडिंग रिप्रेजेंटेशन कंसर्निंग द सर्विसेज, मतलब अगर कोई आपने सर्विसेज दी है और वो सही तरीके की नहीं है, आप उसको झूठ बोल रहे हो। आपने बोला है कि गार्डन तो इतना बड़ा है, वहां पे प्ले एरिया भी है, पूल भी, जबकि ऐसा कुछ नहीं है, तो अगर आप ऐसा काम करोगे तो आपका रजिस्ट्रेशन हम रिवोक कर देंगे। ठीक है। अब तीन चीजें पढ़ी, फॉल्स रिप्रेजेंटेशन, डिफॉल्ट, और एक और वायलेट्स द टर्म्स एंड कंडीशन, क्योंकि थर्ड वाले में तो उन्होंने अनफेयर को एक्सप्लेन किया हुआ। ठीक है। तो डिफॉल्ट, वायलेशन और अनफेयर प्रैक्टिस, फिर अनफेयर प्रैक्टिस को डिफाइन करते हैं, ये होता है रिवोकेशन। उसके बाद बताया कि द प्रमोटर परमिट्स द पब्लिकेशन बाय ऑफ एनी एडवर्टाइजमेंट प्रोस्पेक्टस वेदर इन एनी न्यूज़पेपर अदरवाइज द सर्विस दैट आर नॉट इंटेंडेड टू बी ऑफर्ड, द प्रमोटर इंडल्जेस एनी फ्रॉडुलेंट प्रैक्टिस। तो ये सब काम करोगे तो हम क्या कर लेंगे, आपका रजिस्ट्रेशन रिवोक कर लेंगे। चलो अब आ जाते हैं द अथॉरिटी अपॉन द रिवोकेशन। भाई रिवोकेशन में होता क्या है, उसको हम डिबार कर देते हैं। अब तुम्हारा रजिस्ट्रेशन हमने रिवोक कर दिया, तुम वेबसाइट एक्सेस नहीं कर सकते,
हमने जब एप्लीकेशन फाइल की थी तो लास्ट हमने देखा था आपको एक यूजर नेम और पासवर्ड मिल जाता है, तो अगर हम रिवोक कर देंगे तो अब हम आपको उसका एक्सेस नहीं देंगे। फैसिलिटेट द रिमेनिंग डेवलपमेंट, अच्छा रिमेनिंग डेवलपमेंट का क्या होगा फिर, ये कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के पास चला जाएगा, वो अथॉरिटी देखेगी कि आगे की बिल्डिंग कैसे बनानी है। डायरेक्ट द बैंक होल्डिंग द प्रोजेक्ट बैंक अकाउंट टू फ्रीज द अकाउंट, हमने पहले ही पढ़ा था कि जब भी आप प्लॉट वगैरह बेचते हो तो उसका पैसा आपको एक सेपरेट बैंक अकाउंट में, सेलियंट फीचर्स में हमने पढ़ लिया था, तो वो जो सेपरेट बैंक अकाउंट है वो हम फ्रीज करा देंगे और उस डेवलपर को, उस बिल्डर को उसमें से कुछ नहीं मिलेगा, वो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी वो पैसा यूज करके उस पैसे उसको बिल्डिंग को बना लेगी। टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ अलॉटीज और इन पब्लिक इंटरेस्ट इशू सच डायरेक्शंस एज डीम्स नेसेसरी, ठीक है, वो बोल सकते हैं कि सबको जाके इन्फॉर्म कर दो, एडवर्टीज कर दो कि अब तुम इस बिल्डिंग का काम नहीं हैंडल कर रहे हो। अब ऑब्लिगेशन ऑफ द अथॉरिटी कॉन्सिक्वेंट अपॉन लैप्स और रिवोकेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन, हमने अभी पढ़ा कि अगर रिवोकेशन हो जाता है तो अब कॉम्पिटेंट अथॉरिटी क्या करेगी, क्या ऑब्लिगेशन है भैया, वो बिल्डिंग कंप्लीट कराएगी, तो वो जो डेवलपमेंट वर्क है वो पूरा कंप्लीट कौन कराएगी, अब कॉम्पिटेंट अथॉरिटी। तो कुछ नहीं लिखा है, द रिमेनिंग डेवलपमेंट वर्क बाय द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी और बाय एसोसिएशन ऑफ अलॉटीज एनी अदर मैनर एज द मे डिटरमाइंड बाय द अथॉरिटीज, बस यही ऑब्लिगेशन है कि जब आप रजिस्ट्रेशन रिवोक कर लेते हो तो आपकी जिम्मेदारी है, कॉम्पिटेंट अथॉरिटी की जिम्मेदारी है कि वो बिल्डिंग का डेवलपमेंट वर्क पूरा कंप्लीट कराए, या एलोकेट कर दे या खुद कंप्लीट करा दे। अब हमने देखा था रजिस्ट्रेशन ऑफ प्रमोटर्स, रजिस्ट्रेशन ऑफ रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स, अब आ जाता है रजिस्ट्रेशन ऑफ रियल एस्टेट एजेंट्स, ये किसी ने पढ़ा है? विदाउट ऑब्टेनिंग, हमने इसको एक्सप्लेन किया था कि विदाउट ऑब्टेनिंग रियल एस्टेट रजिस्ट्रेशन रियल एस्टेट एजेंट्स इसमें डील नहीं कर सकते, तो आप कभी भी सेल, परचेज, प्लॉट की लैंड कटिंग कुछ भी नहीं करा सकते जब तक आप इस वेबसाइट पे रजिस्टर्ड नहीं हो। तो आप जब भी आपको एक एप्लीकेशन फाइल करनी है, ठीक है, कॉम्पिटेंट अथॉरिटी को, जब भी आप एप्लीकेशन फाइल करोगे तो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी या तो आपको ग्रांट कर देगी रजिस्ट्रेशन या फिर रिजेक्ट कर देगी, बस इतना ही लिखा है, और नहीं रिजेक्ट कर सकती जब तक एक अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड नहीं देगी, ठीक है। अब आ जाओ फंक्शंस ऑफ रियल एस्टेट एजेंट्स में, इसमें मार्क करते जाना, बहुत इजी है, ठीक है। अब तुम समझो रियल एस्टेट एजेंट बीच का बंदा है, ठीक है, उसके क्या फंक्शंस होंगे, प्रॉपरली सेल करवा दे, सच बात बता दे, मिसलीड नहीं करे, अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस नहीं करे, कमीशन ढंग का चार्ज करे, ठीक है। वैसी पहली बात लिखिए कि विदाउट रजिस्ट्रेशन नहीं कर सकते आप ये काम, ठीक है। अब द रियल एस्टेट एजेंट को क्या करना है, पहली बात रजिस्टर कराना है और मेंटेन एंड प्रिजर्व सच बुक्स ऑफ अकाउंट्स, रिकॉर्ड्स एंड डॉक्यूमेंट्स एज मे बी प्रिस्क्राइब। रियल एस्टेट एजेंट नॉट इन्वॉल्व हिमसेल्फ इन एनी अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस, नेमली, अब वो पॉइंट्स दिए क्या, practice making any statement orally or in writing by visible representation which falsely represent that the services of a particular standard of grade, फिर रिप्रेजेंट मतलब अगर आपने बोल दिया कि आपको मॉड्यूलर किचन मिलेगा, जबकि ऐसा नहीं है, आपको खुद आके फर्नीचर बनाना है, हमने मॉड्यूलर वाले चीजें नहीं देनी, आपने स्टैंडर्ड बढ़ा के बता दिया, तो ये रियल एस्टेट एजेंट अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस में आ जाएगा, अनफेयर प्रैक्टिस में आ जाएगा, ये वो नहीं करना चाहिए, उसे इस चीज में इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए। हमने सबसे पहले पढ़ा रजिस्ट्रेशन कराना है, दूसरा बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करनी, तीसरा हमने पढ़ा खुद को इन्वॉल्व ना करे अनफेयर प्रैक्टिस में, कौन सी, पहली बात फॉल्सली रिप्रेजेंट नहीं करे कि इस स्टैंडर्ड और ग्रेड की सर्विस हम प्रोवाइड करेंगे, दूसरा रिप्रेजेंट द प्रमोटर और himself has approval or affiliation with such promoter or himself does not have, भाई तुम जो रिप्रेजेंट करो बेचने की, उसकी तुम्हारे पास परमिशन है कि तुम इसे बेचोगे, तुम एक एजेंट बने हो तो इस प्लॉट को बेचने की तुम एजेंट हो। कई बार ऐसा होता है 2-3 ब्रोकर्स इन्वॉल्व हो जाते हैं इसमें, कैसे हो जाते हैं, एक जो पर्सन बेचने की कर रहा है, ठीक है, उसका एक पर्सन, उसका सब ब्रोकर, ठीक है, फिर सब ब्रोकर का जो एक और कोई फ्रेंड वो भी इन्वॉल्व हो जाता है कि यार मेरे को भी थोड़ी कमीशन देना, मैं भी बिकवा देता हूँ। तो भाई आपको अगर ओनर से परमिशन है तो आप ये सब ब्रोकर और साइड ब्रोकर वाला काम कर सकते हो। Makes a false or misleading representation concerning the services, permitting the publication, same जो हमने ऊपर पढ़ा, permitting the publication of any advertisement whether in any newspaper or otherwise services that are not intended to be offered, ये चीज हमने कहाँ पढ़ी अभी, रिवोकेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन में, कि आप गलत का अनफेयर प्रैक्टिस में आओगे तो हम रिवोक कर देंगे। वैसे रियल एस्टेट एजेंट को सेम पॉइंट्स लिख के बोल दिया कि इसमें इन्वॉल्व मत होना, ये तुम्हारे प्रॉपर फंक्शंस है, रजिस्टर हो क्या और बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करो। तीसरा अनफेयर प्रैक्टिस में इन्वॉल्व मत हो, अनफेयर इन प्रैक्टिस नेमली, फिर 3 पॉइंट्स है, फॉल्स रिप्रेजेंट मत करो, आपके पास परमिशन होनी चाहिए, और ऐसी कोई एडवर्टीजमेंट मत करो जो सर्विस आप ऑफर नहीं करने वाले हो। तो वर्बली ओरली कैसे भी करके झूठ मत बोलो। एवरी रियल एस्टेट शैल फैसिलिटेट द पोजेशन ऑफ ऑल द इंफॉर्मेशन डॉक्यूमेंट्स एज द लॉट इज एंटाइटल्ड टू एट द टाइम ऑफ बुकिंग ऑफ एनी
प्लॉट अपार्टमेंट बिल्डिंग एज द केस में बी डिस्चार्ज सच द फंक्शन एज में बी प्रिस्क्राइब। भैया जब भी आप कोई आपकी जिम्मेदारी है उसको पोजेशन दिलाने की, ठीक है, और सारे पेपर्स इंफॉर्मेशन डॉक्यूमेंट जैसी बुक हो जाता है प्लॉट तो आप उसको सबमिट कर दो। ये हो गया रियल एस्टेट एजेंट के फंक्शंस। तो अगर रियल एस्टेट एजेंट्स के तो हमें याद होना चाहिए छोटा सा ही लिखना है। अब ये रीड लिखा है इसका मतलब ये नहीं कि इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है फंक्शंस ऑफ रियल एस्टेट एजेंट्स। अब आ जाते हैं फंक्शंस एंड ड्यूटीज ऑफ प्रमोटर्स। हाँ ये इंपॉर्टेंट है, तुमको रीड मैंने उस दिन के लिए बोला था, रीड मिटा के इंपॉर्टेंट कर लो उसको। क्या रजिस्ट्रेशन सबको, ये जो रजिस्ट्रेशन इंपॉर्टेंट है वो रीड मैंने तुम्हारे पढ़ने के लिए बोला था, ठीक है, रिवोकेशन वाला पढ़ना है, सिर्फ ये एप्लीकेशन वाला रीड है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, एग्जेम्प्ट कौन होता है, रजिस्ट्रेशन ऑफ रियल एस्टेट एजेंट, रजिस्ट्रेशन ऑफ प्रोजेक्ट्स और प्रमोटर इंपॉर्टेंट है, एक्सटेंशन ठीक है, रेवोकेशन ठीक है, ऑब्लिगेशन ठीक है। अब आ जाओ फंक्शंस, अब ये भी इंपॉर्टेंट है, फंक्शंस एंड ड्यूटीज ऑफ प्रमोटर। चलो द प्रमोटर शैल अपॉन रिसीविंग एनी लॉग इन आईडी और पासवर्ड, आंसर ऐसे स्टार्ट करना है हमको कि भाई जैसे प्रमोटर को लॉग इन आईडी पासवर्ड मिल जाते हैं, creates his web page on the website of the authority and enter all the details of the proposed project for public viewing including, भैया उसे क्या क्या डिटेल्स वेबसाइट पे अपलोड करनी जैसे उसे लॉगिन आईडी पासवर्ड मिल जाएगा। तो पहली चीज उसे बतानी डिटेल्स ऑफ द रजिस्ट्रेशन ग्रांटेड बाय द अथॉरिटी, तो आपका रजिस्ट्रेशन हो गया, उसका सर्टिफिकेट कि भाई मैं रजिस्टर्ड हूँ ये रियल एस्टेट प्रोजेक्ट में काम करना। क्वार्टरली अप टू डेट लिस्ट ऑफ नंबर्स एंड टाइप ऑफ अपार्टमेंट्स प्लॉट एज द केस में बी बुक। फिर प्रमोटर क्वार्टरली अप टू डेट द लिस्ट ऑफ नंबर्स ऑफ गैराजेस बुक्ड, उसके जितने बुक होते जा रहे हैं वो नहीं बुक कर रहा है, उसके जितने बुक होते जा रहे हैं वहां वो अपलोड करता जाएगा, ठीक है। क्वार्टरली अप टू डेट द लिस्ट ऑफ अप्रूवल्स टेकन एंड अप्रूवल्स व्हिच आर पेंडिंग टू सब्सिक्वेंट कमेंसमेंट सर्टिफिकेट, अभी तक जितने कमेंसमेंट सर्टिफिकेट मिल गए वो, और जो पेंडिंग है अभी तक कि मेरा और काम स्टार्ट होने वाला है, मेरा और मैं और डेवलपर्स में और डेवलपमेंट्स में आने वाला हूँ, वो सब भी बता दो कि ये पेंडिंग है, ये डन है, ठीक है। क्वार्टरली अप टू डेट द स्टेटस ऑफ द प्रोजेक्ट, फिर आज की डेट में क्या स्टेटस है, सच अदर इन्फॉर्मेशन एंड डॉक्यूमेंट्स एज मे बी स्पेसिफाइड बाय द रेगुलेशन मे बी अथॉरिटी। हमने कितने पॉइंट्स पढ़े, 5-6। सबसे पहले रजिस्ट्रेशन की डिटेल, फिर क्वार्टरली अपडेट, क्वार्टरली अप टू डेट बताना है हमको क्या, लिस्ट ऑफ नंबर्स ऑफ अपार्टमेंट बुक, गैराजेस booked, up to date of approval and pending approvals for commencement certificate और status of the project और such other information documents। तो 6 के 6 याद होने चाहिए। हमने ये क्या देखे, functions and duties of promoters, ये हो गए functions, ठीक है। The advertisement or the prospectus issued by the public और published by the garages होते हैं ना, booked मतलब कि तुम लोगों को garages गाड़ी लग रही होगी ना, आपके बुक हो गए, आपने गैराजेस बनाए हैं, आपने अपार्टमेंट्स फ्लैट्स लैंड बनाए हैं, ठीक है, प्लॉट की कटिंग कर ली है। अब आप प्रमोटर हो, आप प्रमोटर की डेफिनेशन में हमने क्या देखा, हम क्या काम करते हैं, बेचने का काम करते हैं, जिसका भी पर्पस ऑफ सेल है। अगर आपके ये सारे आइटम्स हैं आपके पास, प्लॉट लैंड बिल्डिंग, ये सब बिक गए आपके, और गैराजेस भी, गैराजेस एंड गोडाउन्स हैं आपके, ठीक है, ये सब आपके बिक गए, तो आप बुक्ड लिख दोगे कि भाई मेरे ये इतने सारे थे, ये बुक्ड हो गए। कल को मेरे को जाके लेना हो तो मैं उसकी वेबसाइट में, पब्लिक व्यूइंग है, वेबसाइट में जाके चेक कर सकती हूँ, ये वाला डेवलपर है, अच्छा इसका राजुल बिल्डिंग है, राजुल बिल्डिंग में इसका रामपुर में ये बन रहा है, कितने बुक हो गए, ये सारे बुक हो गए, तो ये बुक्ड है, ये मेरे लिए है जो कस्टमर है, ठीक है। बुक्ड मतलब तुम्हारे बिक गए। अब आ जाओ कि The advertisement or prospectus issued by published shall mention promptly, सब कुछ तुम्हें वेबसाइट पे मेंशन करना है कि तुम्हारा एड्रेस कहाँ है, कौन सी एरिया में तुम्हारा ये प्रॉपर्टी बन रही है, ठीक है। नीचे देखो रिस्पॉन्सिबिलिटीज लिखी है, और ये जो ऊपर पॉइंट लिखा है, जब भी आप बुक करोगे तो आपको सैंक्शन प्लान और लेआउट मिलेगा ही ना, अभी बन रहा है, अभी तो आपकी लैंड खुद रही है, आपने जाके बुक कर दिया कि देखो प्रोस्पेक्टस दिखाया उसने आपको कि देखो ऐसा प्लॉट बनेगा,
बनने के पहले उसने आपको एक डिजाइन दिखा दी, पर जैसे आपने बुक किया तो आपको लेआउट भी दे देगा, सैंक्शन प्लान दे देगा कि इतने टाइम में ये खत्म होगा, इतने टाइम में ये खत्म होगा, इतने टाइम में ये आपका कारपेट एरिया इतना है, आपका एक्सटर्नल डेवलपमेंट इतना है, इंटरनल डेवलपमेंट इतना है, इंटरनल वॉल्स पे पार्टीशन ऐसा होगा, यहाँ किचन आएगा, वो सब बाद में आता है। पहले वो डिजाइन देते हैं ना, वो जो बनता है प्रोस्पेक्टस। लेआउट प्लान जो सिर्फ सिर्फ ऐसी ड्राइंग्स होती हैं, सिर्फ ड्राइंग्स, सिर्फ ड्राइंग्स, कुछ भी डिजाइन ही, सबको समझ भी नहीं आती वो, ठीक है। जो हाँ, वो जो आर्किटेक्ट प्रॉपर बनाते हैं कि कितना एरिया कितने स्क्वायर फीट लिखा होता है, कर्टन वर्टन नहीं बने होते उसमें, फर्नीचर, वो सिर्फ एक डिजाइन होता है, उसको लेआउट प्लान बोलते हैं। सिर्फ ऐसे किचन है, ये आपका किचन रहेगा, ये बालकनी रहेगी। आजकल आर्किटेक्ट्स बहुत अच्छे अच्छे सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हैं, तो उसमें छोटे बेड और सोफा ये सब बन के आता है, लेकिन वो सिर्फ ड्राइंग होती है। आपको बेडिंग्स की बेडशीट और ये सब कुछ नहीं दिखेगा, आपको सिर्फ बेड दिखेगा और ऐसे, ठीक है। वो 3D फिर जब पहुंचते पहुंचते 3D आता है। 3D के भी ऊपर एक वर्जन है जिसमें आपको 1 मिनट का 15 सेकेंड्स का वीडियो भी आने लग गया है अब, कि एक्चुअल में आपका घर कैसा दिखेगा। वो सब अब सॉफ्टवेयर बन गए हैं, टेक ने बहुत ज्यादा डेवलपमेंट किया है। चलो, रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है। जब भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज पूछे तो आंसर कैसे स्टार्ट करना है, बी रिस्पॉन्सिबल फॉर, द प्रमोटर शैल बी रिस्पॉन्सिबल, वैसे। पहला है बी रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल द ऑब्लिगेशन रिस्पॉन्सिबिलिटीज फंक्शंस अंडर द प्रोविजन ऑफ एक्ट में जो लिखा है वो उसने फॉलो करना ही उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ठीक है। नहीं तो स्ट्रिंजेंट पेनाल्टीज तो रेडी है ही, बाकी तुम रिस्पॉन्सिबल हो कि तुम प्रोविजंस ऑफ द एक्ट के सेक्शंस को फॉलो करो। दूसरा है कि be responsible to obtain completion certificate, occupancy certificate और both as applicable from the relevant competent authority। ये आगे तुम देख लेना, मैं मेन पॉइंट्स बता रही हूँ, ठीक है। पहली बात, प्रोविजंस ऑफ द एक्ट फॉलो करो। दूसरा, सारे सर्टिफिकेट्स लेने के लिए तुम रिस्पॉन्सिबल हो, उसके बिना काम स्टार्ट मत करना। जब कमेंसमेंट मिल जाए तो ऑक्यूपेंसी है तो अलॉट कर देना, और कंप्लीशन है तो इन्फॉर्म कर देना कि कंप्लीट हो गया है सब। बी रिस्पॉन्सिबल टू ऑब्टेन अ लीज सर्टिफिकेट वेयर द रियल एस्टेट प्रोजेक्ट इज डेवलप्ड ऑन द लीज होल्ड लैंड। मतलब लैंड आपने लीज पे ली थी तो लैंड आपकी नहीं है, आपने प्रोजेक्ट बनाना चालू किया, वो बिल्डिंग आपकी है, तो उसके लिए आपके पास लीज सर्टिफिकेट भी होना चाहिए कि लैंड मेरी नहीं है, तो ये देखो ये लैंड लीज सर्टिफिकेट और ये बिल्डिंग मैं बना रहा हूँ। तो थर्ड हो गया लीज सर्टिफिकेट, पहला देखा था हमने प्रोविजंस ऑफ द एक्ट, दूसरा सारे सर्टिफिकेट, तीसरा लीज सर्टिफिकेट, चौथा प्रोवाइडिंग एंड मेंटेनिंग द एसेंशियल सर्विसेज ऑन रिस्पॉन्सिबल चार्जेस टिल टेकिंग द ओवर मेंटेनेंस ऑफ द प्रोजेक्ट बाय एसोसिएशन ऑफ द अलॉटीज। इसका मतलब है जब आपने अलॉट कर दिया होता है, पोजेशन भी देते हो, आप रहने लग जाते हो, तो रियल एस्टेट एक्ट बोलता है 5 साल तक, 5 साल तक इसमें कुछ भी दिक्कत हुई तो प्रमोटर बना के देगा, ठीक है। शुरू के 5 साल तक, क्योंकि क्यों बोला ऐसा, भाई तुम नई बिल्डिंग बना रहे हो, तुम्हारी वॉल टूट रही है, पेंट निकल रहा है, ठीक है, मॉड्यूलर किचन की ट्रॉली टूट गई, तो 5 साल तो टिकनी चाहिए ना। अभी आपने बनाई 5 साल, कोई भी घर अच्छा चल सकता है, मेंटेनेंस आपके हाथ में, ऑफकोर्स घर आप कैसे मेंटेन कर रहे हो, पर एक जो बेसिक रूल है टू मेंटेन अ फ्लैट, उसमें अगर डिफॉल्ट आता है तो 5 साल तक प्रमोटर रिस्पॉन्सिबल होता है। तो इसमें वही लिखा है कि भाई वो रिस्पॉन्सिबल है मेंटेनिंग द एसेंशियल सर्विसेज, जो आपने बोला है कि ये पानी तो आपके यहाँ प्रॉपर आएगा ही आएगा, आफ्टर गिविंग द पोजेशन ऑल्सो, ये किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, प्रमोटर की। पानी वाला एग्जाम्पल इस पॉइंट में दे रही हूँ, वैसे कुछ भी डिफॉल्ट हो 5 साल तक तो वो सही बनवा के देना है, ठीक है। स्ट्रक्चरल डिफेक्ट जिसे हम बोलते हैं, ऐसा नहीं कि तुम्हारे आप कुछ और ही चूहा आ गया तो तुम बोल रहे 5 साल में चूहा कैसे आ सकता है, कॉकरोचेस कैसे आ सकते हैं, नहीं, अगर स्ट्रक्चरल डिफेक्ट कोई हो रहा, ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी में तो यार अब क्या डिफेक्ट होगा, शॉर्ट सर्किट वगैरह नहीं, वो नहीं देखेगा, ओनली जो उसने बनाया इलेक्ट्रिसिटी उसने थोड़ी बनाया है यार, प्रोवाइड कराई है तुमको। पीओपी अगर गिरने लग जाएगी तो वो आएगा, ठीक है। enable the information of an association or society, cooperative society as the case may be of the allottees of federation of the same under the laws applicable। भैया अगर आपका एसोसिएशन है या अलॉटीज का एसोसिएशन है, ठीक है, तो उनकी कोई भी फॉर्मेशन हो रहा है, सोसाइटी बन रही है, कोऑपरेटिव सोसाइटी बन रही है, अब ये सबके रजिस्ट्रेशन होते हैं, ठीक है। अगर आपने एक सोसाइटी बनाई है तो उसके रूल्स होते हैं, जो भी लॉज होते हैं सोसाइटी लॉज, कि भाई इसमें आपको रजिस्ट्रेशन कराना है, ये सारे डॉक्यूमेंट सबमिट करना है, इधर पे आप सिर्फ 700 फ्लैट ही बना सकते हो, 700 से ऊपर नहीं बना सकते, ये सारी चीजें एज लॉ में एप्लीकेबल है, आपको फॉलो
करनी है। तो एनेबल द फॉर्मेशन ऑफ एन एसोसिएशन, सोसाइटी और कोऑपरेटिव एज द केस में बी ऑफ द अलॉटीज और द अंडर द लॉज एप्लीकेबल। ठीक है, अब execute the registered covenants deed of the apartment plot building as the case may be in favor of the allottees। जब भी आप करोगे तो आप एक कन्वेंस डीड बनाओगे, यानी आप प्रॉपर्टी ट्रांसफर करो तो आपकी एक डीड होनी चाहिए जिसमें आप साइन करोगे और अलॉटी साइन करेगा, तो आपको एक डीड बनवानी है। Pay all the outgoings until he transfers the physical possession to the real estate projects to the allottees। जब तक possession नहीं आता, जितना खर्चा है वो कौन उठाएगा? प्रमोटर। तो जितना मेंटेनेंस का खर्चा है या इलेक्ट्रिसिटी का, तब तक फ्लैट तो खाली है, वेकेंट है, तो जब तक पोजेशन नहीं आता सारे खर्चे कौन उठाएगा? प्रमोटर। फिर है आफ्टर ही एग्जीक्यूट द अग्रीमेंट फॉर सेल ऑफ एनी अपार्टमेंट प्लॉट एज द केस में बी नॉट मॉर्टगेज और क्रिएट एनी चार्ज ऑन सच अपार्टमेंट। भाई आपने पोजेशन दे दिया, अब आप ये नहीं बोल सकते आपकी अभी भी प्रॉपर्टी पड़ी है, आप उसको चार्ज पे या मॉर्टगेज पे नहीं रख सकते। बैंक के पास लोन लेके मत बोलो कि 2 फ्लैट रखे, भले पोजेशन दे दिया, भाई मेरे फ्लैट है ना, आप उनको मॉर्टगेज नहीं रख सकते, आपने दे दिया तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कि आप अगर आपकी चार्ज और मॉर्टगेज पे भी है तो उनको फ्री करो, उसके बाद पोजेशन दो। The promoter may cancel the allotment only in the terms of agreement or for sale. However, the allottee may approach the authority for relief if he is aggrieved by such cancellation and such cancellation not according with the terms of agreement of sale, unilateral and without any sufficient cause। इसका मतलब है प्रमोटर कभी भी कैंसिल कर दे अगर कि हम पोजेशन नहीं देंगे, हम आपको अलॉट नहीं करेंगे, तो जो अलॉटी है वो अथॉरिटी के पास है, हमारी रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी के पास जा सकता है, इस चीज के लिए रिलीफ मांग सकता है कि भाई टर्म्स और अग्रीमेंट के हिसाब से नहीं हो रहा है, ये अपने मन से यूनिलैटरली अकेला पर्सन डिसाइड कर रहा है कि ये मेरा पोजेशन मुझे नहीं देगा, तो उसके बाद रियल एस्टेट अथॉरिटी डिसाइड करेगी कि पोजेशन एक्चुअली में किसको जाना है। जो आप अग्रीमेंट फॉर सेल साइन करते हो, जो कन्वेंस डीड है, उसके बाद एक अग्रीमेंट फॉर सेल होगा कि ये आप ट्रांसफर कर रहे हो इसको अपना प्लॉट, तो आप उसकी टर्म्स एंड कंडीशन ध्यान से पढ़ो और उसमें जो जो बातें आपको चाहिए आप मॉडिफाई उस टाइम करा लो साइन करने से पहले। अगर ऐसी बात लिखी है कि अगर ये हुआ तो मैं कैंसिल कर दूंगा, तो उसमें अलॉटी कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि टर्म्स एंड कंडीशंस में लिखा था आपने कि ऐसा कुछ होगा तो कैंसिलेशन हो जाएगा आपका पोजेशन का। ठीक है, The promoter shall prepare and maintain all such details as may be specified from time to time by regulation made by the authority। बच्चे अभी याद कर लो कि हमने क्या पढ़ा। हमने सबसे पहले पढ़ा फंक्शंस एंड ड्यूटीज ऑफ प्रमोटर्स। तो फंक्शंस एंड ड्यूटीज ऑफ द प्रमोटर पूछते हैं, तो सबसे पहले हमें बताना है कि भाई उनको सब कुछ कैसा वेबसाइट में अपडेट करना है। सबसे पहले रजिस्ट्रेशन कराना है, क्वार्टरली अपडेट करना है कितने लिस्ट ऑफ प्लॉट्स और ये सब बुक हो गए और कितने गराजेस बुक हो गए। फिर आपको क्वार्टरली देना है कि अप्रूवल्स हमको मिल गए हैं, लिस्ट ऑफ अप्रूवल्स और पेंडिंग जो भी है। फिर आपको देना है अप टू डेट स्टेटस क्या है और एनी अदर इन्फॉर्मेशन। भाई आप प्रमोटर हो, आप रिस्पॉन्सिबल हो, ऐसी कोई फालतू एडवर्टीजमेंट नहीं करो। ठीक है, दूसरा कि जब भी आपने अलॉटमेंट की बात करी है, आप किसी को अलॉट करने के लिए बुकिंग ले रहे हो, तो आप उसको सैंक्शन प्लान और सारी डिटेल सारी इन्फॉर्मेशन उस पर्सन को पास ऑन कर दो। स्टेट वाइज पूरा स्टेज वाइज पूरा स्केड्यूल आप उसको बता दो। अब प्रमोटर शैल लिख दिया, मतलब ये सब उसको करना ही है। तो क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी, पहली बात लिख दी वापस कि भाई प्रोविजन ऑफ द एक्ट फॉलो कर लो। दूसरा बोल दिया कि अगर सारे सर्टिफिकेट्स आपको ले लेना है, कंप्लीशन, ऑक्यूपेंसी और कमेंसमेंट। फिर लीज सर्टिफिकेट भी ले लेना अगर आपका लैंड, आपकी बिल्डिंग लीज और लैंड पे बन रही है। फिर आपको बता देना है जितने भी रीजनेबल चार्जेस है जो आपको ही मेंटेन करना है आफ्टर द पोजेशन ऑल्सो, तो आप उस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल हो। फिर अगर कोई एसोसिएशन फॉर्म होता है या आप किसी कोई सोसाइटी बनाना चाहते हो, तो लॉज जो एप्लीकेबल है उस चीज के हिसाब से उसको फॉलो करवा लो। रजिस्ट्रेशन आपने एग्जीक्यूट करने एक रजिस्टर्ड कन्वेंस डीड व्हाइल ट्रांसफरिंग द फ्लैट टू अलॉटीज। आपको सारे आउटगोइंग्स पे करने जब तक एक्चुअल पोजेशन ट्रांसफर नहीं हो जाता। शैल आफ्टर ही एग्जीक्यूट्स एनी अग्रीमेंट टू सेल, तो उसको फिर बाकी चीजें भी देखनी पड़ेगी कि हमने एग्जीक्यूट कर दिया, आप कैंसिल नहीं कर सकते, और एक अग्रीमेंट आपको बनाना है जिसमें दोनों पर्सन साइन करेंगे। अगर आप कैंसिल करते हो तो अलॉटी इस चीज से रिलीफ मांग सकता है। जिसमें इसमें जैसे पैराग्राफ्स लिखे हैं तुम्हें पूरा नहीं लिखना है। एक बार समझ आ गया ना जो मैं बोल रही हूँ, तो जो वर्ड यूज किए हैं मैंने, गराजेस, लिस्ट ऑफ नंबर्स, क्वार्टरली अप टू डेट और अप्रूवल, सर्टिफिकेट्स, ये सारे वर्ड्स तुम्हें मेंशन करने और हर जगह बी रिस्पॉन्सिबल। उसके बाद तुम बोल सकते हो, तुमने ये बोल दिया अग्रीमेंट टू सेल आने के बाद कैंसिल, इसको तुम अपने मन से एक्सप्लेन कर सकते हो, पर वर्ड अग्रीमेंट टू सेल होना चाहिए, लीज सर्टिफिकेट वर्ड होना चाहिए।
तो तुम्हें ऐसे याद करना है। इसमें बहुत बड़े बड़े पैराग्राफ में एक्सप्लेनेशन के लिए दिया, इतना टाइम नहीं होगा आंसर लिखने के, इतने सारे पैराग्राफ। तुम्हें वन लाइनर याद करना है तो वन लाइनर याद करके वैसा लिख दो, या फिर तुम इसका मीनिंग अपने वर्ड्स में बना के लिख दो। जो हमने क्वेश्चंस देखे ना ये फंक्शंस और इनके इनके डायरेक्टली हम सजेस्टेड आंसर्स देख लेंगे एक बार कि वो लोग कैसा लिख के दे रहे हैं। वो लोग कई जगह एग्जैक्ट बुक का छाप देते हैं, ठीक है, कई जगह वन लाइनर में एक्सप्लेन कर देते हैं, तो मैं एक बार देख के बता दूं। ऑब्लिगेशन ऑफ द प्रमोटर रिगार्डिंग द वेरासिटी ऑफ द एडवर्टीजमेंट और प्रोस्पेक्टस, मतलब आपने प्रोस्पेक्टस में अगर कुछ दिखाया है, आपने कुछ एडवर्टीजमेंट में बताया है, तो उसकी ट्रुथनेस एकदम सही होनी चाहिए, जो आपने बोला है वही करना है। तो आप ऐसी कोई एडवर्टीजमेंट मत करो, ऐसा कुछ ऑफर मत करो जो आप नहीं देने वाले हो, ठीक है। ये ऑब्लिगेशन किसका है? प्रमोटर का, ठीक है। Where any person make any advance or deposit on the basis of information contained in the notice, advertisement or prospectus on the basis of any model, apartment, plot, building as the case may be, and sustain any loss, damage by reason of any incorrect, false statement including therein, he shall be compensated by the promoter in matter as may be prescribed. तुम्हारे बोलने के बाद अगर कुछ लॉस होगा तो कॉम्पनसेशन तुम्हें ही भरना पड़ेगा, ठीक है। No deposit or advance to be taken by the promoter without first entering into agreement to sale. इसको रीड लिख दो। कुछ नहीं, आपने जब अग्रीमेंट करना है तो आपको सबसे पहले कोई भी डिपॉजिट लेने से पहले एक अग्रीमेंट होना चाहिए, ऐसे कोई टोकन अमाउंट आप नहीं ले सकते, ठीक है। अडहेरेंस टू सैंक्शन प्लान एंड प्रोजेक्ट स्पेसिफिकेशन बाय द प्रमोटर, इसको रीड लिखो और मैं बता दे रही हूँ क्या है इसमें। आपने जो सैंक्शन प्लान बनाया है, जो आपने सामने वाले को लेआउट दिया है, उसको ऑल्टर और एडिशंस या मॉडिफिकेशंस कर सकते हो क्या आप? उनकी परमिशन से कर सकते हो, उनसे बिना पूछे नहीं कर सकते आप। मेजर ऑल्टरेशंस और अडरेशंस और जितने भी एडिशंस हैं विदाउट द कंसेंट ऑफ द अलॉटी आप नहीं कर सकते। इनफैक्ट कोई ऐसे माइनर वो है चेंजेस, तो आप उनको इंटीमेट करने के बाद कर सकते हो, जिसमें आपको लग रहा है इसमें क्या अप्रूवल लूं, तो आप उसको इंटीमेशन जरूर दे दो कि ये हम करने वाले हैं। देखो, notwithstanding anything contained as may be approved, उसमें लिखा है competent authority are disclosed furnished by who agree taken one or more said apartment, a plot, building as the case may be, the promoter shall not make any additions, alterations in the sanction plan, layout, specification, nature, fixtures, fittings, amenities described therein in the respect of apartment, plot, building as the case may be, which agree to be taken without the previous of consent of that person, यानी जिसने बुक किया, जिसको आपने लेआउट और सैंक्शन प्लान दिया है, ठीक है। तो आप उसकी परमिशन के बिना इतने सारे ऑल्टरेशंस और एडिशंस नहीं कर सकते। फिर जो माइनर एडिशंस और ऑल्टरेशंस है वो आफ्टर द प्रॉपर डिक्लेरेशन एंड इंटीमेशन ऑफ द अलॉटी आप कर सकते हो, जो माइनर चेंजेस हैं। जैसे अगर आपने बोल दिया है कि एक पूल है, पूल कैसा होता है, एक साइड डीप होता है, एक साइड नॉर्मल होता है, ठीक है, नॉर्मल हाइट का। तो अगर आपको वो जो नॉर्मल हाइट है वो इस साइड बनाना और डीप अदर साइड बनाना, ये माइनर चेंजेस में इतना नहीं है, तो तुम्हें इंटीमेट कर देगा। अब तुम थोड़ी उसमें बोलोगे नहीं नहीं हमें वहां से कंफर्टेबल है आने में, यहाँ से इतने इश्यूज कोई भी क्रिएट नहीं करेगा, एक सेंसिबल पर्सन तो नहीं करेगा। तो तब आप इंटीमेट कर दो कि ये पूल में चेंजेस हम करने वाले। एनी अदर ऑल्टरेशन और एडिशन द सैंक्शन प्लान in the common area within the project without the previous written consent of at least 2/3 of the allottees or other than promoters who have agreed to take the apartment in such building। अब कई बार क्या होता है, प्रमोटर्स खुद भी अपने फ्लैट बुक करते हैं, ठीक है, तो उन लोग क्या सोचते हैं कि हम ही लोग दे देते हैं 2/3 अप्रूवल, हम सब पार्टनर्स हैं, हमारी एक कंपनी है, हमने फ्लैट बनाए। कितने फ्लैट बनाए? 15 फ्लैट्स। कितने पार्टनर्स हैं आप लोग? 6 पार्टनर्स हैं। सपोज 6 ने अप्रूवल दे दी तो वो बोलेंगे 2/3 अप्रूवल तो आ गई, तो फिर क्या मतलब हम कर सकते हैं एडिशन ऑल्टरेशन? नहीं। वो बोल रहे हैं अदर देन प्रमोटर्स जितने अलॉटीज हैं उसमें से एटलीस्ट 2/3 अगर आपको बोल सकते हैं कोई अदर ऑल्टरेशन और एडिशन है तो आप इसको कर लो, ठीक है। अदर एडिशन और ऑल्टरेशन, और एक पहला है एनी एडिशन एंड ऑल्टरेशन। अब वो अदर और एनी रूल्स में प्रिस्क्राइब्ड है, ठीक है। हो गया? चलो अब आ जाते हैं स्ट्रक्चरल डिफेक्ट। ये जो मैंने बताया था तुम लोगों को कि अगर डिफॉल्ट होता है तो 5 साल तक किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है? प्रमोटर की।
तो if in case of any structural defect, any other defect in workmanship, quality, provision, services, any other obligations of the promoter as per the agreement to sale, the promoter within the period of 5 years by the allottee from the date of handing over the possession, it shall be duty of the promoter to rectify such defects. 5 साल तक किसको रेक्टिफाई करना है? 30 दिन के अंदर, ठीक है. ऑब्लिगेशन ऑफ द प्रमोटर इन केस ऑफ ट्रांसफर ऑफ रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स टू अ थर्ड पार्टी. अब तुम बीच में छोड़ के जा रहे हो, हमें नहीं डेवलपमेंट करना, हम बेच रहे हैं, हमसे नहीं हो पा रहा, बहुत सरदर्दी है ये वो, तो आप किसी थर्ड पर्सन को ट्रांसफर कर रहे हो रियल एस्टेट पूरा प्रोजेक्ट, तो क्या ऑब्लिगेशन है प्रमोटर के? द प्रमोटर शैल नॉट ट्रांसफर जब तक उसको 2/3 ऑफ अलॉटीज की रिटन कंसेंट ना मिले, एक्सेप्ट द प्रमोटर विदाउट द प्रायर रिटन अप्रूवल ऑफ अथॉरिटी. मतलब आपको दोनों जगह से अप्रूवल लेनी है, अथॉरिटी से भी और 2/3 ऑफ द अलॉटीज से. अब वो अलॉटीज प्रमोटर नहीं होने चाहिए. कई बार प्रमोटर भी अलॉटी होता है अगर वो अपना फ्लैट ही ले रहा है. तो आप अथॉरिटी से पूछ के ट्रांसफर कर दो बस. अभी तक आपकी बिके ही नहीं ना, तो आप अथॉरिटी से पूछ के दे दो. देखो हमें यही देखना है ना, इंटरेस्ट ऑफ द कंज्यूमर्स. अब कंज्यूमर ही नहीं है तो क्या मतलब, आपका इंटरेस्ट है, फिर आप अथॉरिटी से परमिशन ले लो और बेच दो, दे ट्रांसफर कर दो थर्ड पर्सन को. इसको भी रीड करना है. हाँ, ये स्ट्रक्चरल डिफेक्ट ये सब तुम्हें पता होना चाहिए. अब इंश्योरेंस कराना पड़ेगा प्रमोटर को, है ना. तो ऑब्लिगेशन ऑफ द प्रमोटर रिगार्डिंग द इंश्योरेंस ऑफ रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स. The promoter shall obtain all such insurance as may be notified by the appropriate government, but not limited to the insurance in respect of title of land and building as a part of real estate project and construction of real estate project. भैया इन सब का इंश्योरेंस आपको करा लेना है. और जब आप पोजेशन दे देते हो इंश्योरेंस भी ट्रांसफर कर दो, क्योंकि अभी तक प्रीमियम अमाउंट आप पे कर रहे थे. अब आपकी बिल्डिंग बन गई है, आपका घर बन गया, अब वो ट्रांसफर कर दो, क्योंकि वो पे करेगा ना अब इंश्योरेंस. अब क्यों आप पे करोगे? The insurance shall stand transfer to the benefit of the allottee, the association of allottee, as the case may be, the time of promoting entering into agreement for sale with the allottee. तब आपको ट्रांसफर कर देना जैसे अग्रीमेंट टू सेल करोगे. ट्रांसफर ऑफ द टाइटल रीड कर लो. इसमें प्रमोटर ने अग्रीमेंट टू सेल किया, पोजेशन दिया, तो ट्रांसफर किसको चला गया? अलॉटीज को. तो तुम्हें पूरी बिल्डिंग का जो भी तुमने पार्ट बुक किया है उस अलॉटी के लिए, उसको पोजेशन उसका दे देना है. सारी इंफॉर्मेशन सारे डॉक्यूमेंट्स उस चीज के किसको हैंड ओवर कर देना है? अलॉटी को. और ये सब ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट के बाद होना चाहिए. हो गया. चलो, रिटर्न ऑफ अमाउंट ऑन एंड कॉम्पनसेशन. द प्रमोटर फेल्स टू कंप्लीट और इज अनेबल टू गिव द पोजेशन ऑफ एन अपार्टमेंट प्लॉट और बिल्डिंग. भैया अगर आपने नहीं किया टाइम पे कंप्लीशन या फिर बिल्डिंग नहीं दे पा रहे हो, तो जितना एडवांस बुकिंग लिया था, डिपॉजिट लिया था, वो पे कर दो, प्लस कोई कॉम्पनसेशन जो आपको पे करने के लिए पे करना ही पड़ेगा, जितना सामने वाले को लॉस हुआ है. In terms of agreement for sale, as the case may be duly completed by the date of specified therein, the due to discontinuance of his business as a developer on account of suspension, revocation of registration under. हमने revocation में भी देखा कि आपका अगर रजिस्ट्रेशन रिवोक हो गया है बीच में, क्योंकि आपने वो ऑब्लिगेशन फॉलो नहीं किया जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी, तो किसके पास चला जाएगा सारा प्रोजेक्ट? डेवलपमेंट अथॉरिटी पास. पर वो अलॉटी को अगर कुछ नुकसान हुआ है तो आपको उसको कॉम्पनसेट करना पड़ेगा, क्योंकि उसका डिले हो सकता है प्रोजेक्ट. अब अथॉरिटी जब तक चूज करेगी, बनाना चालू करेगी. Shall be liable on demand to the allottee in case of allottee's wishes to withdraw from the project without prejudice to any other remedy available to return the amount received by him. भाई हमें आप नहीं बना रहे ना, हमें नहीं चाहिए फ्लैट, कुछ तो गड़बड़ है, हमें नहीं यहाँ पे रहना, तो भाई उसका पैसा उसको वापस दे दो with interest at such rate as may be prescribed in behalf of in this behalf, including compensation in any manner as may be provided. अब ये इंटरेस्ट और कॉम्पनसेशन कितना जाएगा ये रूल्स में दिया हुआ है, तो आपने वो पैसा भी वापस करना है, इंटरेस्ट भी देना और फिर कॉम्पनसेशन कब? जब अलॉटी विड्रॉ करने की बात करता है, जब वो डिमांड करता है कि मुझे नहीं रहना है यहाँ. जितना डिले होता है एवरी मंथ, अगर वो बोलता है मुझे रहना है, मुझे कोई बात नहीं मैं रहूंगा, तो जितना डिले होता है ना, तो हर मंथ का जो डिले होने का पैसा बनता है उतना कॉम्पनसेट आपको
कर देना है। चलो ये इंपॉर्टेंट, ये हमें अब ऊपर भी हमने देखा प्रमोटर, ये इंपॉर्टेंट है बाय द वे। फंक्शंस एंड ड्यूटीज ऑफ प्रमोटर कौन बताएगा? देखो आपने क्या किया, एक फ्लैट बुक किया, ठीक है, फ्लैट बुक किया कि हमको आपके यहाँ रहना है, ठीक है, आपने बुक किया, बनता जा रहा है फ्लैट, सडनली क्या हुआ, उसका रजिस्ट्रेशन रिवोक हो गया, जो प्रमोटर है, तो अब फ्लैट नहीं बन रहा है, अब रुक गया, क्योंकि जब रिवोक होता है तो आपका रिवोकेशन के बाद डेवलपमेंट वर्क कौन करता है? कॉम्पिटेंट अथॉरिटी। अब कॉम्पिटेंट अथॉरिटी जब तक डिसीजन लेगी कौन इस डेवलपमेंट वर्क को, कोई चूज करे कोई पर्सन जो डेवलपमेंट वर्क को, तो कुछ पीरियड के लिए डिले हो रहा है आपका, ठीक है, तो आपने सोचा कि मुझे नहीं रहना, मुझे इस फ्लैट में रहना घटिया चीज है, आपका रजिस्ट्रेशन भी रिवोक हो गया, मेरे को मेरा पैसा चाहिए, आपको आपका पैसा भी मिलेगा, इंटरेस्ट भी मिलेगा और कॉम्पनसेशन भी मिलेगा। और अगर आप बोल रहे हो नहीं नहीं यार हमें यही रहना है, कोई बात नहीं, चलेगा, चलता है, हम यही रह लेंगे, जब बनेगा तब दे देना, तो आपका डिले हुआ है, डिले हुआ है तो हर मंथ जो आपका डिले हुआ है मंथली, तो उतना पैसा आपको मिलेगा कॉम्पनसेशन, आपने जो डिपॉजिट दिया है वो ठीक है, उसके अलावा आपको कुछ पैसा मिलेगा, ठीक है, हाँ प्रमोटर देगा। फंक्शंस एंड ड्यूटीज ऑफ प्रमोटर भी ऊपर पड़े ना, रजिस्ट्रेशन करा लेना, क्वार्टरली अप टू डेट दे देना, ऐसे बहुत सारे पॉइंट्स हैं, बुक्स मेंटेन कर लेना, टर्म्स एंड कंडीशंस के हिसाब से बात करना, एडवर्टीजमेंट में फालतू बात मत करना, लीज सर्टिफिकेट दे देना, अग्रीमेंट टू सेल में आ जाना। 62 एक बार पढ़ के आओगे, फिर इनके शॉर्ट पॉइंट्स बनाते हैं, इतने सारे नहीं लिखने पड़ेंगे, हम कल सजेस्टेड आंसर्स देख लेंगे, ठीक है। हाँ ठीक है ना, ये रियल एस्टेट का 4 नंबर से ऊपर का नहीं आ रहा है, 4 मार्क्स का एक क्वेश्चन और 3, दैट्स इट, बस। राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ अलॉटीज इंपॉर्टेंट, मार्क करो, ये मैंने रीड बोला था, किसी ने रीड किया है? कर लिया? ये नहीं किया, कुछ ने किया, कुछ ने नहीं किया, ठीक है। चलो अब अलॉटीज है, अलॉटीज कौन है? जो प्लॉट, लैंड, बिल्डिंग ये सब खरीद रहे हैं, ठीक है, उनके राइट्स क्या होंगे, क्या राइट्स होंगे उनके? स्केड्यूल के हिसाब से उनका प्रोजेक्ट हो, ये उनका राइट है, टाइम टू टाइम उसको स्टेज वाइज पूरी डिटेल्स मिल जाए कि क्या प्रोजेक्ट का क्या स्टेटस है, ठीक है, परफेक्ट। जैसी एडवर्टीजमेंट में आपने बोला था, जिस अग्रीमेंट से, अग्रीमेंट टू सेल में हमने जो टर्म्स एंड कंडीशंस लिखी है उसके हिसाब से आप हमें दो, जो आपने दिखाया है ये उसका राइट है कि वो विड्रॉ कर सकता है, ये उसका राइट है, कॉम्पनसेशन ले सकता है वो राइट है, जितना डिले होगा एवरी मंथ डिले का कॉम्पनसेशन ले सकता है, ये उसका राइट है, ठीक है, जो भी उसने एडवांस पे किया है वो वापस ले सकता है, ये उसका राइट है। अब यही चीज में ड्यूटीज बताओ अलॉटीज की, पेमेंट प्रॉपर करे, ठीक है, यूज करने के बाद ये फालतू डिफेक्ट्स जो निकाल रहा है अगर स्ट्रक्चरल है तो ही प्रमोटर 5 साल के लिए उसको लेगा, ये उसकी ड्यूटी है कि उसका पोजेशन वो इस तरीके से हाँ यूज करे कि भाई एक प्रूडेंट पर्सन जैसे यूज करता है वैसे ही यूज करे, पैसा टाइम पे दे, कोई डैमेज क्रिएट नहीं करे, किसी और के लिए प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करे, ठीक है। और एक और जैसा, ये तो प्रमोटर है, हम अलॉटी की बात कर रहे हैं, अलॉटीज की राइट्स एंड ड्यूटीज की बात कर रहे हैं। चलो सबसे पहले राइट्स एंड ड्यूटीज बताएं, ठीक है, देखो, ही इज एंटाइटल्ड टू ऑब्टेन इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू सैंक्शन प्लान लेआउट अलोंग विद द स्पेसिफिकेशन अप्रूव्ड बाय द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी, सबसे पहले उसे पूरे प्लान की डिटेल्स पता होनी चाहिए। दूसरा, नो द स्टेज वाइज शेड्यूल ऑफ द कंप्लीशन ऑफ द प्रोजेक्ट इंक्लूडिंग द प्रोविजन ऑफ वाटर, सैनिटेशन, इलेक्ट्रिसिटी एंड अदर अमेनिटीज, तो उसको सारे स्टेज वाइज प्रोजेक्ट का जो भी शेड्यूल है वो उसको इन्फॉर्मेशन मिलनी चाहिए। एंटाइटल टू क्लेम द पोजेशन ऑफ द अपार्टमेंट प्लॉट, भाई अब पोजेशन उसके हाथ में आना ही चाहिए, तो वो टाइटल है उसके पास कि वो पोजेशन के लिए, वो हक के लिए वो लड़ सकता है। फिर एंटाइटल टू क्लेम रिफंड ऑफ द अमाउंट पेड अलोंग विद द इंटरेस्ट एट सच रेट प्रिस्क्राइब्ड एंड कॉम्पनसेट इन एनी मैनर एज प्रिस्क्राइब्ड फ्रॉम द प्रमोटर इफ द प्रमोटर फेल्स टू कंप्लाई या फेल्स टू गिव एनी काइंड ऑफ पोजेशन। तो हमने जो ऊपर पढ़ा भाई, कॉम्पनसेशन वो ले सकता है, विड्रॉ कर सकता है, रिफंड ले सकता है और इंटरेस्ट ले सकता है, ठीक है।
entitled to have necessary documents and plans including that the common area क्या होगा after handing over the physical possession. तो जैसे आपको मिल जाता है तो आपके पास सारे documents भी आ जाने चाहिए. Every allotee was entered into an agreement for sale to take an apartment building as shall be responsible to make necessary. ये उसकी ड्यूटी हो गई कि अलॉटी अग्रीमेंट में आ गया नेसेसरी पेमेंट्स इन एनी मैनर विद इन द स्पेसिफाइड एज. भाई अग्रीमेंट में लिखा है कि आप काम चालू कर रहे प्रोजेक्ट, हर महीने 25,000 फिर 25,000 ऐसे इंस्टॉलमेंट वाइज दो या फिर इकट्ठे क्वार्टरली दे दो, वो आपको टर्म्स एंड कंडीशन में प्रॉपरली पे करना है, ये आपकी ड्यूटी है. The allotee shall be liable to pay interest at such rate as may be for delay in payment towards any amount charged to be paid. अगर तुमने नहीं पे किया तो तुम्हें भी इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा. The obligation of the allotee under this act and liability towards the interest may be reduced when mutually agreed between the promoter and such allotee. अगर आपने कोई एक इंटरेस्ट की बात की है पर हम रिड्यूस कर सकते हैं अगर आप बोलो कि सर बैंक से लोन लिया, थोड़ा टाइम लगता है आने में, रुक जाओ, या फिर बैंक बंद है 3-4 दिन कुछ हो गया, तो वो म्यूचुअली अग्रीड करके वो हम रिड्यूस कर सकते हैं. Every allotee of the apartment towards the formation of the association, society, cooperative society or allottees and the. भाई अगर आपने ऐसा कुछ एसोसिएशन बनाया है तो आपने पार्टिसिपेट करना पड़ेगा. अगर आप सोसाइटी फॉर्म में आ रहे हो तो आपने शैल पार्टिसिपेट, आपने जो लॉज में लिखा है उसमें पार्टिसिपेट करना पड़ेगा. ऐसा होता है, क्या होता है, आपने एक सोसाइटी बनाई, कोऑपरेटिव सोसाइटी, ठीक है, अब आप रजिस्टर्ड हो, अब उसमें बहुत सारे लॉटीज आ रहे हैं, कोई बोल रहा है हमें नहीं आना, हमें मतलब ही नहीं है, आपने पोजेशन लिया है ना तो आप कवर्ड हो, आप मेंबर बन गए हो अब उस कोऑपरेटिव सोसाइटी के, तो आपने वो रूल्स फॉलो करने. अगर आपने खरीदा है तो रेंट वालों को कुछ नहीं बोलते, अगर आपने खरीदा है तो मेंटेनेंस अगर इतना देना है तो आपने वो हर महीने देना पड़ेगा. आपको अगर बोला गया ये चीज फॉलो होगी तो आपको वो करना है. इसका मतलब ये नहीं है कि भाई कोई फंक्शन हो रहा है तो आके पार्टिसिपेट करो, गणपति रखे हैं तो आना ही पड़ेगा आरती में, ये नहीं है. आपने जो पार्टिसिपेशन एज पर लॉ होता है वो दिखाना पड़ेगा अगर आप कोऑपरेटिव सोसाइटी में कोई अलॉटी बन रहे हो. मेंटेनेंस ही एक, लिफ्ट वगैरह के मेंटेनेंस, पानी का, ये सब आपको ध्यान रखना है, ठीक है. Every allotee shall take physical possession of the apartment plot within a period of 2 months of the occupancy certificate. जैसे occupancy certificate आता है मतलब आप possession ले सकते हो, तो उसके 2 months में आप possession ले लो. Every allotee shall participate toward registration of conveyance deed or apartment plot building as the case may be. तो ये भी उसने ले लेना है. तो ये हो गया उसके rights and ड्यूटीज. हमने इंपॉर्टेंट चीज देखी अलॉटीज के राइट्स एंड ड्यूटीज क्या होते हैं. पहला हमने देखा सारे सैंक्शन प्लान, लेआउट प्लान उसके पास होने चाहिए. फिर हमने देखा स्टेट वाइज क्या कंप्लीशन है इंक्लूडिंग वाटर, सैनिटेशन, अदर अमेनिटीज, वो सब स्केड्यूल वाइज उसको पता होना चाहिए. दूसरा इंटाइटल्ड है वो पोजेशन लेने के. तीसरा भाई क्लेम कर सकता है रिफंड, कॉम्पनसेशन और इंटरेस्ट अगर प्रमोटर ने कोई डिफॉल्ट किया है या उसको पोजेशन में डिले किया है या नहीं दे रहा है. फिर ही इज एंटाइटल्ड जितने भी डॉक्यूमेंट्स और प्लान्स हैं जब उसको पोजेशन मिल जाता है तो उसको सब मिल जाए. जैसे ही वो अग्रीमेंट टू सेल में आते तो उसकी ड्यूटी है कि वो पेमेंट टाइम पे करे. अगर लेट पेमेंट करता है तो इंटरेस्ट भी उसको देना पड़ेगा. इंटरेस्ट कम हो सकता है अगर म्यूचुअली डिसाइड होगा तो. थर्ड है कि भाई अगर आप कोई अलॉटी हो अपार्टमेंट में जो कोऑपरेटिव सोसाइटी तो आपने उसमें पार्टिसिपेट करना पड़ेगा. फिर अगर अलॉटी हो तो 2 महीने ऑफ ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट के आप पोजेशन ले लो. और फिर आपने एक रजिस्टर्ड कन्वेंस डीड में पार्टिसिपेट करना पड़ेगा, मतलब आपको साइन करना पड़ेगा कि ये आप अब प्लॉट का पोजेशन आप ले रहे हो, ये अब आपको ट्रांसफर हो गया, ठीक है. तो एक कन्वेंस डीड भी बनती है और एक अग्रीमेंट टू सेल भी बनता है. अग्रीमेंट टू सेल क्या होता है बच्चे, जो सेल होगा, अग्रीमेंट टू सेल. आपने आज डिपॉजिट मनी दिया है, ये बुक कर रहा हूं मैं, अग्रीमेंट टू सेल पे आ जाओ. जैसे ये बन जाएगा ये चीज आपको सेल हो जाएगी. फिर आप आ जाओ, सेल हो रही है, फिर आ जाओ कन्वेंस डीड में कि ये आपको हम ट्रांसफर करते हैं. हमने टीपी एक्ट में पढ़ा है कि हम कन्वेंस डीड में आ जाएंगे कि ये प्लॉट बिल्डिंग अब हम आपको ट्रांसफर कर. दोनों चीजें, दोनों को सेम मत समझना, ठीक है. सेल हो गई है, अब आपको ट्रांसफर हो गया, प्रॉपर्टी के ओनर आप हो. अभी तक बिल्डर था ना, अभी आपको ओनरशिप नहीं मिली, पोजेशन आपको कन्वेंस डीड से मिलता है. अग्रीमेंट टू सेल में होता है कि ये बात है, इधर पे आपका राइट है कि ये आपको बिकेगी, तो इसलिए आपको सारे स्केड्यूल, स्टेज वाइज प्रोजेक्ट का क्या स्टेटस है वो हम आपको बताएं, क्योंकि आपने हमारे साथ अग्रीमेंट टू सेल किया. इस फ्लैट की बिल्डिंग की कीमत 1 करोड़ की, अभी आपने मुझे डिपॉजिट कुछ ही दी है, 2 लाख रुपीज में डिपॉजिट देके आपने अग्रीमेंट टू सेल कर दिया है, ठीक है. जरूरी नहीं है 50% दो, कुछ अमाउंट, एक डिपॉजिट अमाउंट करके हम आपकी बिल्डिंग बना देंगे. फिर आप कन्वेंस डीड में जब आप हमें 1 करोड़ दोगे, ठीक है.
अब इतना रहरा रहरा सुन रहे हैं भाई, एक स्पीडी डिस्पोजल के लिए एक अथॉरिटी बनाई है, ओवरनाइट उन्होंने स्टैब्लिश कर दी अथॉरिटी, वो क्या है, रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी, ये उन्होंने बनाई है। ऑफ कोर्स सेंट्रल गवर्नमेंट ने बनाई होगी। फिर यहाँ लिखा है कि भाई बहुत नीड थी, पहले ऐसा कुछ था नहीं, तो बहुत सारे डिले होते थे प्रोजेक्ट्स के, फ्रॉड होते थे, तो हमें किसकी नीड आ गई, रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी की। स्टैब्लिशमेंट एंड इनकॉर्पोरेशन ऑफ रियल एस्टेट अथॉरिटी, तो अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट शैल स्टैब्लिश एंड रेरा, ठीक है। जो अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट की डेफिनेशन में पढ़ी है ना हमने, स्टेट गवर्नमेंट की, स्टेट गवर्नमेंट तो अपनी अपनी गवर्नमेंट ने, यूनियन टेरिटरी ने अपने अपनी जगह एक रेरा फॉर्म करना है। To exercise such powers conferred on it and perform such functions assigned under this act, the appropriate government of two or more state union territories deem establish one single authority, मतलब दो states मिलके एक single authority भी बना सकते हैं। Further, the appropriate government deems fit establish more than one authority in a state or union territory as the case may be, अगर बड़ा आपका state है तो आप दो भी बना सकते, दो cities में बना लो, ठीक है। Under the establishment, until the establishment of regulatory authority under this, the appropriate government shall by order designate any regulatory authority or any officer, preferable the secretary of the department dealing with housing as the regulatory authority. जब तक आपकी अथॉरिटी नहीं बन जाती, भाई 2016 में आया एक्ट, तो आपने दूसरे दिन तो नहीं बना दी होगी अथॉरिटी, तो तब तक जो हाउसिंग सोसाइटी का ये है, हाउसिंग, हाँ, हाउसिंग रेगुलेटरी का जो मिनिस्टर है, सेक्रेटरी है, उसको आप बोलोगे ये रह रहा है रेगुलेटरी अथॉरिटी, ये सेक्रेटरी वाला बनता है, ठीक है। और एनी ऑफिसर प्रेफरेबली, स्पेशली बोला है, प्रेफर करेंगे हम सेक्रेटरी ऑफ द डिपार्टमेंट डीलिंग विद हाउसिंग एज, तो हाउसिंग ऑफ डिपार्टमेंट के जो सेक्रेटरी होंगे या कोई ऑफिसर होगा प्रेफरेबली, लेकिन सेक्रेटरी, उसको हम बोल देंगे वो रेगुलेटरी अथॉरिटी है। All the application complaints as or cases pending with the regulatory designated and shall stand transfer to the regulatory authority. फिर जब की अथॉरिटी बन जाएगी तब आप उसको ट्रांसफर कर देना। So established shall be heard from state such application complaint cases. ठीक है, कौन होना चाहिए कॉम्पिटेंट अथॉरिटी में, ये इसमें वही लिखा है, बॉडी कॉर्पोरेट कॉमन सील और परपेचुअल सक्सेशन होता है जो हर अथॉरिटी होती है, ठीक है। अथॉरिटी में कौन होता है, वन चेयरपर्सन, लिखो, नॉट लेस देन 2 होल टाइम मेंबर्स, मतलब एटलीस्ट 2 मेंबर्स, टू बी अपॉइंटेड बाय द अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट। ये मैं तुमसे शेयर कर दूंगी, इसमें बहुत इजी और अच्छे से दिया होता है। देखो सबसे पहले दिया है कि स्टेट यूनियन टेरिटरी में आपको ये बनाना है टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ कंज्यूमर्स, ये एक बॉडी कॉर्पोरेट है जिसका परपेचुअल सक्सेशन है और कॉमन सील है, तो जो ये रेगुलेट रह रहा है वो एक बॉडी कॉर्पोरेट है, ठीक है। वो क्या करती है, अक्वायर, होल्ड और डिस्पोज ऑफ प्रॉपर्टी बोथ मूवेबल इमूवेबल एंड टू कॉन्ट्रैक्ट एंड शैल बाय सेट नेम स्यू और बी स्यूड, मतलब कॉन्ट्रैक्ट भी कर सकती है और स्यू भी हो सकती है। अपॉइंटमेंट ऑफ द चेयरपर्सन एंड मेंबर्स, अभी हमने देखा एक चेयरपर्सन मेंबर होना चाहिए और एटलीस्ट 2 मेंबर होल टाइम मेंबर्स होने चाहिए। तो द चेयरपर्सन अदर मेंबर्स ऑफ द अथॉरिटी शैल बी अपॉइंटेड बाय appropriate government on the recommendation of selection committee. The candidate qualification क्या होनी चाहिए, the candidate should be a person who have adequate knowledge of and professional experience of at least 20 years. competition में कितने years थे, 15 years था कंपटीशन एक्ट में जो सी से आया था, उसको एक्सपीरियंस 15 साल का होना चाहिए, लेकिन इसमें कितना एक्सपीरियंस होना चाहिए, 20 इन केस ऑफ चेयरपर्सन, मतलब चेयरपर्सन के पास 20 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए और एडिक्वेट नॉलेज होना चाहिए, और 15 years इन केस ऑफ मेंबर्स। इन अर्बन डेवलपमेंट एक्सपीरियंस किस में होना चाहिए, अर्बन डेवलपमेंट, हाउसिंग, रियल एस्टेट डेवलपमेंट, इकोनॉमिक्स, टेक्निकल एक्सपर्ट्स, relevant fields, planning, law, commerce, accountancy, industry, management, social service, public affairs और administration। तो इन सब का आपको 20 साल, यानी चेयरपर्सन को 20 साल और अदर मेंबर्स को 15 साल। तो पहले उन्होंने सारे इंफ्रास्ट्रक्चर, रियल एस्टेट, प्लॉट, इन सब का आपको नॉलेज होना चाहिए, फिर अकाउंटेंसी, मैनेजमेंट, इंडस्ट्री, पब्लिक अफेयर्स, एडमिनिस्ट्रेशन, अकाउंटेंसी, कॉमर्स, इन सब का भी आपको, सोशल सर्विस का भी एक्सपीरियंस होना चाहिए। Before appointing any person or chairperson or member, the appropriate government shall satisfy itself that the person does not have any such financial or other interest is likely to affect the prejudicially to his function being as a member or chairperson। मतलब अगर आप रेरा में बिठा रहे हो उसको,
तो उसका कोई फाइनेंशियल इंटरेस्ट नहीं होना चाहिए। वो स्पेसिफिकली सिर्फ और सिर्फ डिस्पोज ऑफ करने आएगा या फिर डिसीजंस लेने आएगा, ऑर्डर पास करने आएगा रिगार्डिंग एनी इश्यूज या डिस्प्यूट्स, ठीक है। उसका कोई फाइनेंशियल इन्वॉल्वमेंट नहीं होना चाहिए। अगर जैसे मैं एक मेंबर हूँ, ठीक है, उसमें ना 2 मेंबर होने चाहिए, तो एक चेयरपर्सन है, मैं मेंबर हूँ, मैं भी फ्लैट्स में डील करती हूँ, रियल एस्टेट में मैं भी डील करती हूँ क्योंकि मेरे को एक्सपीरियंस है। पर सिलेक्शन कमेटी ने बोला कि ये ना बहुत एक्टिव है, इसको बिठा दो मेंबर में, बिठा दिया। अब जब केस आ रहे मैं भी मेंबर जैसे मेंबर बन के सॉल्व कर रही हूँ, रिजॉल्व कर रही हूँ। कोई एक ऐसा बिल्डिंग का फ्लोर आ गया जहाँ पे मैंने भी बुकिंग्स की हुई है, ठीक है, तो वहां मेरा फाइनेंशियल इंटरेस्ट है, तो मैं उस पोजीशन पे उस टाइम के लिए नहीं बैठ सकती, ठीक है। टर्म ऑफ ऑफिस क्या होगा इनका? द मेंबर शैल होल्ड ऑफिस 5 साल और अटेनमेंट ऑफ 65 ईयर्स की एज विच एवर इज अर्लियर। सब में यही होता है। 67 हमने एक ही जगह देखी थी एज, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट वाले में थी, नेशनल कमीशन। रीअपॉइंटमेंट शैल नॉट बी एलिजिबल फॉर रीअपॉइंटमेंट, का रीअपॉइंटमेंट नहीं हो सकता। रेजिग्नेशन चेयरपर्सन और मेंबर में इंग्लिश हिज, भाई कभी भी राइटिंग में देके 3 मंथ का नोटिस देके आप बोल सकते हो मुझे रिजाइन होना है। रिमूव कब होना है? जो हमने सीसीआर में पढ़ा है वैसा ही है। इंसॉल्वेंट, ऑफेंस, मॉरल टॉपिट्यूड, फिजिकल और मेंटली इनकेपेबल, financial interest है, affects spiritually his function, so abused his position, render continuous to the public interest। वही सेम एग्जैक्ट वैसे ही दिए, ठीक है। रीजनेबल अपॉर्चुनिटी मिलेगी। वेकेंसी, अगर वेकेंसी हो जाती है रिमूवल या रेजिग्नेशन की, तो आपको दूसरा अपॉइंट करना है। कब तक? विद इन अ पीरियड ऑफ 3 months फ्रॉम द डेट ऑफ सच वेकेंसी अकर। ये अभी तक एग्जाम में इतना फ्रीक्वेंटली आया नहीं, इसलिए हम इतनी जल्दी जल्दी पढ़ रहे हैं, ठीक है। और ये सब बेसिक है जो हम पहले पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो एक अथॉरिटी बनती है, उसमें इतने लोग होते हैं, उनको सिलेक्शन कमेटी अपॉइंट होती है, उनमें इतना एक्सपीरियंस होता है, वो रिजाइन भी कर सकता है, उनका टर्म ऑफ ऑफिस इतना होता है और वो रिमूव भी हो सकता है। ये 5-6 पॉइंट्स है, ये बेसिक था। अब रिस्ट्रिक्शन ऑन द चेयरपर्सन, मेंबर और एम्प्लॉयमेंट आफ्टर सेसेशन ऑफ ऑफिस, मतलब आपने छोड़ दिया, अब आपके कुछ रिस्ट्रिक्शन रख दिए कि कुछ पीरियड तक आप ये काम मत करना, कुछ पीरियड तक वो नहीं करना, कुछ पीरियड तक ऐसी जगह अपॉइंट मत होना, ठीक है। इसके लिए वो रिस्ट्रिक्शन है। The chairperson or member ceasing to hold office as such shall not accept any employment or in an organization which has been associated with any work under this act from the date on which he ceases to hold office। मतलब इस एक्ट के अंदर एक और ऑफिस है, ठीक है। अब जैसे चेयरपर्सन से आप रिजाइन हो रहे हो, तो मेंबर की पोजीशन में मत आके बैठ जाओ, ठीक है। आप कोई ऐसे ऑफिसर बन रहे हो जो जो जाके वेरिफिकेशन करता है, इन्वेस्टिगेशन करता है प्रॉपर्टी का, वो ऑफिस मत बन जाओ। हमने देखा कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है, कॉम्पिटेंट अथॉरिटी क्या करती है? अप्रूव करती है, आपको सर्टिफिकेट प्रोवाइड करती है। तो अगर आप चेयरपर्सन और मेंबर की पोजीशन से बन रहे हो, तो इसी एक्ट के अंदर कहीं पे भी अपॉइंट मत, इस एक्ट के अंदर एम्प्लॉयमेंट मत लो। कॉम्पिटेंट अथॉरिटी भी मत बनो, अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट भी मत बनो, चेयरपर्सन भी मत बनो, मेंबर भी मत बनो। अगर आप छोड़ते हो तो मतलब निकाले जाते हो या आपका टाइम पीरियड खत्म हो गया, जैसे भी आप, अगर आप इसमें नहीं हो तो दूसरा एम्प्लॉयमेंट इस एक्ट के अंदर आके मत लो। This shall not apply to any employment under appropriate government or local authority in any statutory authority or corporation established under any central, state or provisional or government company। मतलब आप अगर इसके बाद गवर्नमेंट बनना चाहते हो तो ठीक है, बाकी कुछ और एम्प्लॉयमेंट के लिए यहाँ पे मत आना। Act or on act for or on behalf of any person, organization in connection with any specific proceedings, transaction or negotiation। अच्छा, यहाँ छोड़ने के बाद आके अपीयर मत हो जाना हमारे सामने, ठीक है। जैसे चेयरपर्सन है, किसी एडवोकेट को बनाया आपने, ठीक है, अब वो उसके पास ये सबका स्पेशलाइज नॉलेज था, अब चेयरपर्सन सीज टू है। अब ऐसा इसका मतलब यहाँ टर्म ऑफ ऑफिस खत्म हो गया, इसका मतलब ये तो नहीं वो अपनी एडवोकेसी, अपनी प्रैक्टिस छोड़ सकता है, वो कंटिन्यू कर सकता है। तो आप फिर उस ट्रांजेक्शन में मत इन्वॉल्व होना जो इस एक्ट में नेगोशिएशन कराने आ रहे हो, ट्रांजेक्शन कराने आ रहे हो, तो इस एक्ट में आके मत आना आप, ठीक है। तो किसी और के बिहाफ में मत आना, अपीयर मत हो जाना किसी के लिए। एक्ट खुद के लिए, फॉर ऑन बिहाफ ऑफ एनी पर्सन और ऑर्गेनाइजेशन कनेक्शन विद एनी स्पेसिफिक प्रोसीडिंग्स, यानी केस चल रहा है, ट्रांजेक्शन, नेगोशिएशन एज द केस और अ केस टू विच अथॉरिटी is a party with respect to which the chairperson or such member had before cessation of office acted or provided advice to the authority। आपने कोई बहुत सिंपल चीज है यार, अगर आप एक जगह बैठे हो, आप किसी का केस हैंडल कर रहे हो, आपका टर्म ऑफ ऑफिस आ गया, आप चले गए, तो उस केस में आके अपीयर मत हो, ठीक है। आपके अगर कहीं कोई ट्रांजेक्शन्स थे किसी मेंबर के साथ,
जो आपके साथ बैठे उनके साथ मेंबर, आपका टर्म ऑफ ऑफिस खत्म हो गया, अब उस मेंबर का केस चल रहा है, उसमें आके अपीयर मत हो जाओ। या आपने कोई केस हैंडल किया है, उसमें आके अपीयर मत हो। ठीक है, तो जब आप ऑफिस होल्ड कर रहे थे तब भी कोई ऐसे ट्रांजेक्शन नेगोशिएशन जो आप डील कर रहे थे, उसके बाद उसमें आके अपीयर मत हो भाई, क्योंकि आप तो एक्सपीरियंस हो। बहुत सिंपल एग्जाम्पल देती हूँ, देखो क्या होता है। ये बिल्डिंग है, ठीक है, ये मैंने बुक कर दी है, यहाँ पे एक प्लॉट मैंने बुक किया है, मैं मेंबर हूं या चेयरपर्सन, अभी मैं हूं, मैंने ये बुक किया है, बुक हो गया, यहाँ पे काम चालू हो गया, मैंने पैसे दे दिए एडवांस, अग्रीमेंट टू सेल में आ गई, अब मैं चेयरपर्सन की पोजीशन बैठी हूँ, मुद्दे चल रहे हैं, मैं ले रही हूँ। ठीक है, अब मेरा टर्म ऑफ ऑफिस खत्म हो गया, 65 एज की हो गई, खत्म, रिटायरमेंट पार्टी हो गई, मस्त हो गया, चलो घर चलो। अब यहाँ पे एक केस चालू हो गया जो मैंने बुक किया था। ठीक है, जब मैं चेयरपर्सन पे पोजीशन पे थी, मैं एक ट्रांजेक्शन में एंटर हुई थी। ठीक है, अब ये बुक किया था, पता चला कि ये बिल्डिंग में जो रजिस्ट्रेशन है वो रिवोक हो गया है। ठीक है, जो प्रमोटर है, डेवलपमेंट अथॉरिटी नहीं आ रही है आगे काम करने, डिले पे डिले हो रहा है, मेरे को कॉम्पनसेशन से मतलब नहीं, मैं तो चेयरपर्सन था, बहुत पैसे कमाए, मेरे को ए प्लॉट चाहिए, मेरे को पता है केस कैसे हैंडल करना है, क्यों, क्योंकि मैं तो एक पॉइंट पे जज थी, मैंने तो देखा है, तो मैं आके अपीयर नहीं कर सकती। ठीक है, मैं आके अपीयर नहीं हो सकती इन ट्रांजेक्शन्स को लेके, नेगोशिएशंस को लेके, क्योंकि पहले मैं एक पोजीशन पे थी। ठीक है, give advice to any person using information which was obtained in his capacity as the chairperson or member being unable to or not being able to made available to public। आप एक जगह बैठे हो, आपको बहुत सारी इंफॉर्मेशन पता होगी कहाँ क्या होता है, तो आप ऐसी एडवाइस किसी और पर्सन को मत दो। ठीक है, जिसमें आपको बोला गया था कि ये सारी कॉन्फिडेंशियल, बेसिकली आप ऐसी इंफॉर्मेशन कहीं और नहीं दे सकते, तो पब्लिक को ऐसी चीजें डिस्क्लोज मत करो। enter into a contract of service with or accept an appointment to a board of directors, accept and offer employment with an entity which he had direct and significant official dealing during the term of his ऑफिस। आप जब चेयरपर्सन की पोजीशन पे थे, आपने कंपनी के साथ डील किया था, क्या डील किया था, उनका केस हैंडल किया था, उनके फेवर में आपने एक ऑर्डर पास किया हुआ। जैसे आप चेयरपर्सन से हटे, वो कंपनी आपके पास आई, सर हमारे को फाउंडर बन जाइए, अब तो आप फ्री है, बढ़िया, हमारी कंपनी में आप एम्प्लॉयमेंट में आ जाइए, आप तो बहुत अच्छा हैंडल कर लेंगे। तो वो वाले एम्प्लॉयमेंट, वो वाला को फाउंडरशिप आप मत लो, ऐसे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में जाके मत बैठना जिसके आपने एट द टर्म ऑफ ऑफिस डील किया। ठीक है, ये आप पे रिस्ट्रिक्शन है, ये रीड करना है हमने, रीड करके समझ के शॉर्ट में लिख देना। रीड मतलब क्या, जैसे आपने रीड किया वो पैराग्राफ हिंदी में छोटा सा लिख दो, क्या लिखा है, बस जब भी दोबारा बुक पढ़ो वो हिंदी में आ रही है, इस पैराग्राफ में तो लिखा है, मैम ने रीड कहा था, आगे आ जाओ। रीड मतलब ये नहीं कि करके छोड़ दिया। ठीक है, बाकी हम कल देखेंगे अब।